अमेरिका की एक ऐसी लेडी सीरियल किलर जिसने इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए अपने पतियों और बच्चों को एक एक कर मौत की नींद सुला दिया। पैसों के लालच ने इसकी भूख को इतना बढ़ा दिया था कि ये लोगों को लालच देकर पहले अपने पास बुलाती और उनसे पैसे ऐंठने के बाद मौत के घाट उतार देती थी। इस लेडी सीरियल किलर ने इसी तरह करीब 40 लोगों को अपने जाल में फंसाया और अपने फार्म में दफन कर दिया। इस लेडी सीरियल किलर की कहानी जब दुनिया के सामने आई तो इसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। करीब 6 फीट हाइट और 100 किलो से ज्यादा वजन वाली बेले गुनेस का जन्म 11 नवंबर 1859 को नॉर्वे के सेल्बू में एक बड़े परिवार में हुआ था। वो 8 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। पिता पॉल पेडरसन एक राजमिस्त्री का काम करते थे और माँ का नाम बेरिट ऑल्सडेटर था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। बचपन के दौरान गुनेस का परिवार एक छोटे से फार्म में रहता था। गुनेस का बचपन एक नॉर्मल बच्चे की तरह बीता। उसने सालों तक पैसों की बचत की ताकि वो एक दिन अमेरिका में जाकर रह सके। 14 साल की उम्र में गुनेस ने अमेरिका जाने के लिए दूध बेचने और जानवरों को चराने जैसे काम किए। गुनेस जब 21 साल की हुई तो उसने नॉर्वे छोड़कर अमेरिका के शिकागो में जाकर बसने का फैसला कर लिया और शिकागो में वो अपनी बहन के पास जाकर रहने लगी, जहां उसने अपना नाम बदलकर बेले पीटरसन रख लिया और कुछ सालों तक वो घरों में मेड का काम करती रही। उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल लोगों की तरह चल रही थी और किसी ने सोचा भी नहीं था एकदम शांत दिखने वाली बेले गुनेस आगे चलकर कितनी खूंखार सीरियल किलर बन जाएगी। न्यूयॉर्क में गुनेस ने मीट शॉप पर भी काम किया। गुनेस की हाइट करीब 6 फीट के आसपास थी और उसका शरीर भी भारी भरकम था। उसका वजन करीब 100 किलो से ज्यादा था। शिकागो में बेले गुनेस ने 1884 में अल्बर्ट सोरेनसन नाम के एक शख्स से शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद गुनेस अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक कन्फेक्शनरी स्टोर चलाने लगी, लेकिन 1 साल बाद ही उसके नए घर और स्टोर में आग लग जाने के कारण सब कुछ जलकर खाक हो गया था। बाद में इंश्योरेंस के पैसे मिलने के बाद ऑस्टिन में गुनेस ने अपना दूसरा घर खरीद लिया। गुनेस और सोरेनसन के 4 बच्चे थे। 4 में से 2 बच्चे कैरोलीन और एक्सल की किसी बीमारी से मौत हो गई थी। घर और कन्फेक्शनरी स्टोर की तरह इंश्योरेंस कंपनी ने बीमारी से बच्चों की मौत के लिए भी पैसे दिए थे। 30 जुलाई 1900 को गुनेस के पति सोरेनसन की भी अचानक मौत हो गई। जिस दिन पति की मौत हुई उसी दिन उसकी 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ओवरलैप हुई। बेले ने पति के अंतिम संस्कार के बाद इंश्योरेंस क्लेम कर दिया तो उसके रिश्तेदारों ने उस पर पैसे के लिए पति को मारने का आरोप लगाया। इंश्योरेंस से उसे $8,500 मिले। पैसा मिलने के बाद गुनेस ने इंडियाना में एक फार्म खरीदा और शहर से भाग गई। नवंबर 1901 में बेले अपने बच्चों के साथ इंडियाना जाकर रहने लगी, जहां उसने पीटर गुनेस नाम के एक शख्स से शादी कर ली। पीटर गुनेस की पत्नी की भी मौत हो गई थी और उसके पास 2 छोटी बच्चियां थी। पीटर से शादी करने के बाद बेले का नाम बेले गुनेस हो गया था। शादी के 1 हफ्ते के भीतर ही पीटर की सबसे छोटी बेटी की रहस्यमय हालत में मौत हो गई और 8 महीने बाद पीटर की भी अचानक मौत हो चुकी थी। एक के बाद एक कई बच्चों और 2 पतियों की रहस्यमय तरीके से मौत होने पर लोगों को लगने लगा था कि जो भी गुनेस की लाइफ में आएगा उसकी मौत निश्चित है। ऐसे सवाल उठने के बाद बेले ने अपनी सफाई में कहा कि पीटर की मौत की जिम्मेदार वो नहीं है बल्कि सॉसेज ग्राइंडर नाम का शख्स है, जिसने गलती से पीटर के सिर पर चोट मार दी थी और पीटर की मौत महज एक एक्सीडेंट है। पीटर के पड़ोसियों ने गुनेस पर ही हत्या का शक जताया और इस मामले में जांच की मांग की, मगर बेले गुनेस ने साबित कर दिया कि वो निर्दोष है, जिसके बाद बेले गुनेस को $3,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला। पीटर की मौत के कुछ ही समय बाद बेले की बेटी जेनी की भी अचानक मौत हो गई। घर में अब 2 ही मेंबर बचे थे, पीटर की बड़ी बेटी स्वान हिल्डे और बेले गुनेस। 1 साल बाद पीटर का भाई गस्ट अपनी भतीजी को अपने साथ विस्कॉन्सिन ले गया
बेले ने कई नॉर्वेजियन अखबारों में अपने फार्म में पार्टनरशिप के लिए एडवर्टीजमेंट दिए। कई लोग बेले से मिलने के लिए उसके फार्म पर भी आने लगे और उनमें से कई उसका शिकार भी बने। जॉन, हेनरी, ओलाफ, बर्ट्सबर्ग और लिंडब्लूम जैसे अन्य लोगों की भी बेले गुनेस ने बेरहमी से पहले हत्या की और उन्हें अपने फार्म में दफना दिया। उनमें से जॉन मू नाम का एक शख्स गुनेस के फार्म पर आया और एक हफ्ते बाद ही गायब हो गया। इसके बाद जॉर्ज एंडरसन गुनेस के फार्म पर आया और रात को सोते वक्त जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बेले मोमबत्ती लेकर उसके सिर के पास खड़ी थी और उसको भयानक तरीके से देख रही थी। एंडरसन गुनेस के इरादे को समझ गया था और वहां से भाग गया, फिर कभी वापस नहीं लौटा। बर्ट्सबर्ग गुनेस से मिलने के लिए उसके फार्म पर आए और वो भी एक दिन गायब हो गए। इसी तरह 1907 में गुनेस से मिलने जो भी उसके फार्म पर आया वो अचानक गायब हो जाता था। शिकागो के बेंजामिन कार्लिंग घर से $1000 लेकर गुनेस के फार्म में इन्वेस्ट करने के लिए निकले, मगर वो कभी वापस घर नहीं लौटे। बाद में गुनेस के फार्म से उनके 3 दांत और खोपड़ी बरामद की गई। इसी तरह विस्कॉन्सिन के हेनरी गुरहोल्ड गुनेस से शादी करने उसके पास गया, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। बाद में उसकी घड़ी एक डेड बॉडी के पास गुनेस के जले हुए फार्म हाउस में मिली। बेले ने फार्म की देखभाल करने के लिए रे लामफेरे नाम के एक शख्स को काम पर रखा था। रे काफी समय तक उसके साथ रहा। बाद में गुनेस ने एंड्रू हेलगेलियन को भी काम पर रख लिया। फार्म में काम करने के दौरान रे और गुनेस के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और रे उसे प्यार करने लगा था। रे को गुनेस के करीब आने वाले किसी भी शख्स से जेलसी होने लगी थी और इसलिए वो हेलगेलियन से चिढ़ने लगा था और इनके बीच झगड़ा भी होने लगा। 1908 में हेलगेलियन भी अचानक गायब हो गया। हेलगेलियन के भाई को जब शक हुआ तो उसने बेले को अपने भाई के बारे में लेटर्स भेजे, जिसके जवाब में बेले ने लिखा कि हेलगेलियन वहां से पहले ही जा चुका है। गुनेस ने रे को काम से निकाल दिया था और लोगों से कहा कि रे उसे और उसके बच्चों को फार्म में ही जलाकर मारना चाहता था। और 28 अप्रैल 1908 को बेले गुनेस के फार्म हाउस में अचानक आग लग गई। आग से फार्म जलकर खाक हो गया। पुलिस को बेले के बच्चों के अवशेष फार्म के अंदर मिले। तहखाने में एक बिना सिर का शव भी बरामद हुआ। शुरू में ये माना जाने लगा कि ये शव बेले का ही था। इन हत्याओं का शक बेले गुनेस के फार्म में काम करने वाले रे लामफेरे पर गया। आग लगने के ठीक पहले रे को वहां से बाहर जाते हुए देखा गया था, इसलिए उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर आगजनी और हत्या का आरोप लगाया गया। मगर फार्म में मिले बिना सिर की बॉडी का रहस्य अभी भी बरकरार था। कई स्थानीय किसानों को जब वो डेड बॉडी दिखाई गई तो उन्होंने शव की पहचान गुनेस के तौर पर नहीं की। उनका कहना था कि शव किसी और महिला का हो सकता है। फार्म में आग लगने की खबर सुनकर गुनेस के फार्म पर मीडिया का जमावड़ा भी लग गया और ये बात सुनकर एंड्रू का भाई एस्ले हेलगेलियन भी वहां पहुंच गया और उसने अपने भाई के लापता होने का सुराग खोजना शुरू कर दिया। उसने और जो मैक्सन ने फार्म के चारों ओर खुदाई करने का फैसला किया, जहां शव दफनाए जाने का शक था। खुदाई के दौरान एक गड्ढे में एक बोरी में बंद एंड्रू का शव मिला। अधिकारियों को गुनेस की बेटी जेनी का भी शव वहां से बरामद हुआ और जमीन के अंदर एक अलग टुकड़े में 2 अज्ञात बच्चों के शव भी बरामद हुए। गुनेस के फार्म से करीब 12 शव, हड्डियां और कंकाल पाए गए। फार्म पर कई शवों के केवल दांत, हड्डियां और घड़ी ही मिली। फार्म हाउस में मिले सिरकटे शव की पहचान कभी नहीं हो सकी। रे ने अधिकारियों के सामने उस सिरकटे शव को गुनेस का ही शव होने की बात बताई, लेकिन इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो सकी कि वो बॉडी गुनेस की ही थी और इसके बाद कभी गुनेस को देखा नहीं गया। इस तरह इस सीरियल किलर की कहानी अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा रहस्यमय सीरियल किलर की कहानियों में से एक बन गई थी। वहीं रे लामफेरे पूरी जिंदगी दलील देता रहा कि वो फार्म में आग लगाने या किसी की भी हत्या करने में उसका कोई हाथ नहीं है।
पर वो ये कभी साबित नहीं कर पाया। जेल में मरने से पहले लॉन्गफेरे ने खुलासा किया कि खुद गुनेस ने ही सभी हत्याओं की योजना बनाई थी और अपने बैंक खातों से पैसे निकालने के बाद वह शहर छोड़कर चली गई। रे ने 40 से ज्यादा लोगों के मर्डर का अनुमान लगाया। रे ने बताया कि बेले ने खुद ही फार्म हाउस में आग लगाई और इंश्योरेंस क्लेम के लिए अपने पहले घर और दुकान को जलाया था। रे ने बताया कि गुनेस फार्म में पार्टनरशिप का लालच देकर लोगों को बुलाती और फिर उन्हें नशे की दवा मिलाकर कॉफी पिलाती थी। बेहोशी की हालत में अपने शिकार को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देती। गुनेस अलग अलग तरीकों से बॉडी को ठिकाने भी लगाती थी। किसी को अपने फार्म हाउस में दफनाती और किसी को जला देती। रे ने यह भी बताया कि वो कुछ बॉडी पार्ट्स को सुअरों को भी खिला देती थी। फार्म में मिली बॉडी की जांच की गई, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि वो बॉडी गुनेस की थी या नहीं। गुनेस को अमेरिका के इतिहास में आज भी फीमेल ब्लूबीर्ड और हेल्स प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। बेले गुनेस की असली कहानी क्या है, ये हमेशा हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गई। बेले गुनेस की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।